देशभक्ति का जीवित झंडा, आजादी का दीवाना, और वो प्रताप का सिंह जगे, वो हल्दी घाटी का राणा। दक्कन वाले शिवाजी महाराज जंगे, खून शाहजी का ताजा, मरने की हट ठाना करते विकट मराठों के राजा। ये भारत देश महान जगे, ये भारत की संतान जगे। ये पंक्तियां हिंदी सिनेमा के अभिनेता और कवि आशुतोष राणा की थी। इन पंक्तियों में कहा गया था कि मरने की हट ठाना करते विकट मराठों के राजा। इस बात की सच्चाई आज इस एपिसोड में आपको पता चल जाएगी। साल था 1659। अब इस शौर्य गाथा में एक ऐसे खूंखार की एंट्री हो रही है जिसका असली नाम तो अब्दुल्ला भटारी था, लेकिन आज ज्यादातर लोग उसे मौत का दूसरा नाम अफजल खान के नाम से याद करते हैं। अफजल खान लंबी कदकाठी का बीजापुर का वजीर था, जिसे कई भयानक युद्ध लड़ने का अनुभव था। भयानक युद्ध लड़ने का अनुभव ही अफजल खान को बाकी लोगों से मजबूत बनाता था। इसलिए ही आदिल शाह की मौत के बाद जब बीजापुर की सल्तनत बड़ी बेगम के हाथों में आई तो उसने अफजल खान को छत्रपति शिवाजी महाराज को मारने के लिए चुना। अफजल खान और छत्रपति शिवाजी महाराज के परिवार की दुश्मनी बहुत पुरानी थी। उसे जानने के लिए हमें साल 1654 में चलना पड़ेगा। साल 1654 छत्रपति शिवाजी महाराज के भोंसले परिवार को एक दुखद घटना का सामना करना पड़ा। कनकगिरी, जो कि आज के कर्नाटक राज्य में है, वहां तब छत्रपति शिवाजी महाराज के बड़े भाई संभाजी आदिल शाही की तरफ से किसी अभियान में व्यस्त थे। इतिहास के पन्नों में यह बात दर्ज है कि तब अफजल खान ने ही कनकगिरी के राजा को रिश्वत दी थी और उन्हें संभाजी के आने के बारे में बताया था। आदिल शाही हुकूमत की तरफ से संभाजी को कहा गया था कि वो दुर्ग के आसपास अफजल खान की सेना का इंतजार करे। तब अफजल खान ने संभाजी की मदद के लिए अपनी सेना तो नहीं भेजी, लेकिन 4 अप्रैल 1654 के दिन एक तोप का गोला जरूर आया, जिससे छत्रपति शिवाजी महाराज के बड़े भाई की मृत्यु हो गई। अब हम फिर से ईयर 1659 में लौटते हैं। कर्नल पलसोकर मराठा साम्राज्य नामक रिसर्च पेपर के पेज नंबर 84 में लिखते हैं कि जब अफजल खान को आदिल शाह के दरबार में बुलाकर शिवाजी के बारे में बताया गया तो उसने जवाब दिया कि कौन शिवाजी? उसे पकड़ने के लिए तो मुझे अपने घोड़े से भी उतरने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कर्नल पलसोकर अपने रिसर्च पेपर में आगे लिखते हैं कि अफजल खान को काम दिया गया था कि या तो वो शिवाजी महाराज को बंदी बनाए या फिर उनका कटा हुआ सर लेकर दरबार में पेश करें। तब अफजल खान ने इस चुनौती को स्वीकार किया और आदिल शाह हुकूमत ने उसे 10,000 घुड़सवार, कुछ हाथी और तोपे देकर रवाना किया। चैलेंजिंग डेस्टिनी ऑफ छत्रपति शिवाजी की बायोग्राफी में 1659 की गर्मियों का जिक्र है। उन्हीं गर्मियों में अफजल खान शिवाजी महाराज को पकड़ने के लिए निकला था। उस अभियान में जाने से पहले अफजल खान बीजापुर से कुछ किलोमीटर की दूरी पर सूफी संत हजरत पीर की दरगाह पर गया, जहां उसे एक सूफी संत ने बताया कि अफजल खान भटारी, तुम्हारा सर धड़ से अलग हो सकता है, इसलिए इस मुहिम पर मत जाओ। ये सुनने के बाद अफजल खान ने ऐसा काम किया था जो अपने आप में बहुत भयंकर था। तब अफजल खान भटारी अपने महल की तरफ वापस गया और एक एक करके अपनी 76 रखेलों के सर को पटक कर उनकी जान ले ली, ताकि उसके जाने के बाद कोई दूसरा आदमी उन्हें छू भी न सके। ईयर 1896 में पब्लिश्ड हुई अ हिस्ट्री ऑफ द डेक्कन के पेज नंबर 401 में ऑथर ग्रिबल लिखते हैं कि बीजापुर की तौरवी पहाड़ी पर अफजल खान का एक महल था, जिसे ग्रीष्म महल कहा जाता था। वहीं एक विशाल चबूतरे के नीचे बहुत सारी कब्रें बनी हुई हैं, जो कि सभी एक जैसी हैं। उन पर खुदे लेख को देखने से पता चलता है कि वो सभी औरतों की कब्रें हैं। धीरे धीरे साल 1659 का मानसून आया। अफजल खान उस मानसून का इंतजार कर रहा था। वो अपनी सेना के साथ शिवाजी महाराज की जागीर की तरफ बढ़ चला। आप जरा कल्पना कीजिए, उस समय अफजल खान के साथ उसकी 10,000 घुड़सवारों की सेना, हजारों पैदल सैनिक, तोपची, ऊंट, हाथियों के साथ कैसा भयानक समा नजर आता होगा। रास्ते में उसने पंढरपुर के कई मंदिरों को नुकसान पहुंचाया।
वहां के व्यापारियों, पुजारियों और किसानों से कहा गया कि वो उसकी सेना का खर्चा उठाए, जो आज करीब 2.5 लाख रुपए प्रति माह के बराबर थे। व्यापारियों और जागीरदारों से लाखों रुपए प्रति माह जबरदस्ती मांगना अफजल खान की स्ट्रेटजी थी। वो चाहता था कि छत्रपति शिवाजी महाराज खुले में उसके सामने आ जाए, लेकिन छत्रपति शिवाजी महाराज उसकी स्ट्रेटजी में नहीं फंसे। इसी के साथ ईयर 1659 का वो एक ऐसा दौर था जब मराठों की हालत बहुत सही नहीं थी। इसीलिए छत्रपति शिवाजी महाराज के कई सलाहकारों ने उन्हें अफजल खान से समझौता करने के लिए भी कहा था, लेकिन तब छत्रपति शिवाजी महाराज ने ये कहते हुए कि हिंदवी स्वराज का भगवा मैं कभी झुकने नहीं दूंगा। अफजल खान से समझौता नहीं हो सकता। स्वराज की विजय निश्चित है। इसके बाद अफजल खान उत्तर में पूना जाकर शिवाजी के गढ़ में हमला करना चाहता था, लेकिन उसकी खबर मिलते ही शिवाजी पुणे से हट गए, क्योंकि वो पूना युद्ध के लिए सही नहीं था। उन्होंने जावली जिले को अपना ठिकाना बनाया। इसी बीच अफजल खान ने एक लोहे का पिंजरा बनवाना शुरू कर दिया, जिसमें शिवाजी को कैद कर वो बीजापुर ले जाने वाला था। समय का ये वही दौर था जहां शिवाजी महाराज की कुशल स्ट्रेटेजी देखने को मिलने वाली थी। इस बारे में बताते हुए वैभव पुरंदरे शिवाजी की जीवनी शिवाजी इंडियाज ग्रेट वॉरियर किंग में लिखते हैं कि छत्रपति शिवाजी महाराज एक बेहतरीन स्ट्रेटजिस्ट थे। उन्हें अच्छे से पता था कि अगर घी सीधी उंगली से न निकले तो कब उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। उन्होंने अपने दुश्मन अफजल खान को यह आभास करवाया कि वो उनसे ताकतवर है और वो अफजल खान का सामना नहीं कर सकते। ये आभास करवाकर छत्रपति शिवाजी महाराज अफजल खान और उसकी सेना को जावली की घाटी में बुलाना चाहते थे। मराठों की हालत देखते हुए छत्रपति शिवाजी महाराज की बात पर अफजल खान को यकीन हो गया। इसके बाद वही हुआ जो छत्रपति शिवाजी महाराज चाहते थे। अफजल खान ने कृष्णाजी भास्कर कुलकर्णी के जरिए शिवाजी को एक संदेश भिजवाया। उस संदेश में लिखा था कि तुम्हारे पिता मेरे बहुत अच्छे दोस्त रहे हैं, इसलिए तुम मेरे लिए अजनबी नहीं हो। मैं बादशाह आदिल शाह से कहकर दक्षिणी कोंकण में तुम्हारे कब्जे की जमीन और जागीर की पुष्टि करा दूंगा। मैं यहाँ तुम्हें नुकसान पहुंचाने नहीं आया हूं, बल्कि तुम्हें आदिल शाही में शामिल करने आया हूं। छत्रपति शिवाजी महाराज ने कृष्णाजी भास्कर कुलकर्णी से अफजल खान के भेद निकालने की कोशिश की। उन्हें इतनी कामयाबी जरूर मिल गई कि अफजल खान शिवाजी महाराज को यहां जान से मारने आया है। अब शिवाजी महाराज के सामने एक सवाल खड़ा था कि अफजल खान के संदेश का क्या जवाब दिया जाए। उन्होंने फिर से अपनी शानदार स्ट्रेटजी का इस्तेमाल किया और अपने दूत पतांजी गोपीनाथ के हाथ एक संदेशा भिजवाया। उस संदेश की मदद से छत्रपति शिवाजी महाराज अफजल खान को जावली के जंगल में बुलाना चाहते थे। छत्रपति शिवाजी महाराज के द्वारा भेजे गए संदेश में लिखा था, आपने कर्नाटक के सभी राजाओं पर जीत दर्ज की। मेरे प्रति आपने जो दयालुता दिखाई है वो बड़ी चीज है। अगर आप इस जंगल का वैभव देखना चाहते हैं तो जावली आकर इसे खुद अपनी आंखों से देखिए। छत्रपति शिवाजी महाराज के इस स्ट्रैटेजिकल मूव का पॉजिटिव असर हुआ। इस पत्र के बाद अफजल खान जावली जाने के लिए तैयार हो गया। साथ ही उसने शिवाजी महाराज से प्रतापगढ़ किले के नीचे एक पहाड़ी पर मुलाकात करने की हामी भी भर दी। अफजल खान को छत्रपति शिवाजी महाराज ने जो पत्र लिखा था उसका अंतिम वाक्य था कि अफजल खां भटारी, यह आमंत्रण सिर्फ आपके लिए नहीं बल्कि आपकी सेना के लिए भी है। इतिहासकार कहते हैं कि इस वाक्य का असर अफजल खान के ऊपर काफी गहरा पड़ा था। इसके बाद छत्रपति शिवाजी महाराज ने अपने मराठा वीरों को आदेश दिया कि अफजल खान और उसके सैनिकों को बिना किसी रोक टोक के जावली के इलाके में आने दिया जाए। तारीख 10 नवंबर 1659 की दोपहर तय हुई, जब छत्रपति शिवाजी महाराज और अफजल खान की मुलाकात होगी। इसी के साथ यह भी तय हुआ कि शिवाजी महाराज और अफजल खान की मुलाकात एक खुली जगह में शामियाने के अंदर होगी। उस शामियाने के अंदर दोनों तरफ से 4-4 लोग मौजूद रहेंगे, जिसमें 2-2 अंगरक्षक रहेंगे और 2-2 बात करने वाले लोग रहेंगे। तारीख आई 10 नवंबर 1659 की सुबह। प्रतापगढ़ किले के नीचे एक शामियाना लगाया गया। शिवाजी द ग्रैंड रिबेल में दर्ज है कि उस शामियाने की छत को
बहुत अच्छे तरीके से सजाया गया था। उसकी जमीन पर बहुत कीमती कालीनें बिछाई गई थी, जिसके कारण अफजल खान को ऐसा लगे कि ये सब उसके स्वागत के लिए किया जा रहा है। स्वागत होने तो वाला था, लेकिन उसका तरीका अलग था। छत्रपति शिवाजी महाराज के ऊपर लिखी सभी ऑथेंटिक किताबों में दर्ज है कि अफजल खान से मुलाकात से पहले शिवाजी महाराज ने सूर्य देवता को प्रणाम कर भवानी देवी की पूजा की और सुबह भोजन करने के बाद उन्होंने एक सफेद रंग की पोशाक पहनी। उस पोशाक के नीचे उन्होंने लोहे से बना खुद की सुरक्षा के लिए एक अस्त्र पहना, जिसे जिरह बख्तर कहते हैं। अपनी सम्मान की पगड़ी के नीचे छत्रपति शिवाजी महाराज ने एक लोहे की टोपी पहनी। इसी के साथ अपनी दाहिनी आस्तीन में उन्होंने बिछुआ नाम का अस्त्र रखा और अपने बाएं हाथ में उन्होंने लोहे का शेर के पंजे की शक्ल का एक वाघ नख इस तरह रखा कि उस पर किसी की सीधी नजर न पड़ सके। जीवा महाला और संभाजी कावजी छत्रपति शिवाजी महाराज के साथ अफजल खान से मिलने जाने वाले थे। दोनों के पास एक पट्टा, बिना मुड़ी तलवार और फिरंग, विदेश में बनी तलवार और ढाल था। समय का वो चक्र भी आ गया जब अफजल खान शामियाने में पहुंच गया। छत्रपति शिवाजी महाराज को जब ये सूचना मिली तो वो अपने किले से नीचे उतरना शुरू किए। जैसे ही छत्रपति शिवाजी महाराज शामियाने के अंदर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि अफजल खान वहां बने एक चबूतरे के ऊपर खड़ा हुआ है। अफजल खान ने शिवाजी महाराज को देखते ही मुस्कुराते हुए अपनी बाहें फैला दी। शिवाजी महाराज अफजल खान के मुकाबले कद काठी में उससे काफी छोटे थे। वो उसके कंधों तक ही आ रहे थे। अब वो समय आ चुका था जब शिवाजी महाराज और अफजल खान गले मिल रहे थे। गले मिले हुए 2 सेकंड ही हुए थे कि शिवाजी महाराज खुद को असहज महसूस करने लगे। अफजल खान ने अपने बाएं हाथ से किसी पहलवान की पकड़ की तरह शिवाजी महाराज की गर्दन को जकड़ लिया। शिवाजी महाराज कुछ समझ पाते कि अफजल खान ने दाहिने हाथ से खंजर की मदद से शिवाजी महाराज के ऊपर वार किया। उन्होंने जिरह बख्तर पहन रखा था, इसलिए उस वार का उन पर कोई असर नहीं हुआ। छत्रपति शिवाजी महाराज ने हर हर महादेव का उद्घोष किया और अपनी बाह को आजाद कराते हुए अपनी बाईं हथेली में छिपे वाघ नख की मदद से अफजल खान भटारी की पीठ को फाड़ दिया। इसके बाद शिवाजी महाराज ने भगवान नरसिंह का रूप धारण किया और अपने दाएं हाथ से अफजल खान के पेट को फाड़ते हुए उसकी अतड़ियां बाहर निकाल दी। इतिहास के पन्नों में यह भी दर्ज है कि शिवाजी महाराज के साथ गए शंभूजी कावजी ने अफजल खान के सर को उसके धड़ से अलग कर दिया था। श्रीमंत छत्रपति शिवाजी महाराज की शौर्य गाथा में अफजल खान का वध हो चुका था। आपको बता दें कि शिवाजी महाराज के द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाला वो खतरनाक हथियार लंदन के म्यूजियम में रखा हुआ था। महाराष्ट्र सरकार की सालों की कोशिशों के बाद 19 जुलाई 2024 को वाघ नख की घर वापसी हुई। इसे महाराष्ट्र के सतारा में रखा गया है। अब इस शौर्य गाथा में आने वाला है सन 1660 का एक भीषण युद्ध, जिसे पवन खिंड युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। आखिर कैसे लिखी गई थी पवन खिंड की वीर गाथा? उस युद्ध को इंडियन 300 भी कहा जाता है। क्या थी शिवाजी महाराज की अगली रणनीति? जानने के लिए मिलते हैं इस शौर्य गाथा के अगले एपिसोड में। तब तक के लिए जय मराठा, जय भारत।